बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो पहली वीडियो आज हमारी इंशाल्लाह इसमें हम चैप्टर 11 और चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो किस स्टडी के लिए या खासतौर पे क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक हो गया। तो पहली बात है कि ये वाली जो असेसमेंट होगी ये पास्ट पेपर्स के एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा बेस कर रही है। और दूसरे नंबर पे बेटा पहले हम कंपनी लॉ के दोनों चैप्टर्स के बारे में बताएंगे कि इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, और उसके बाद फिर बीएमबीएस वाले के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, फिर बीएमबीएस का हम 11वां और 10वां चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर 11 से, कंपनी लॉ। तो बेटा ओवरऑल जो कंपनी लॉ है उसके 3 चैप्टर जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 13, 14 एंड 15, ये 3 चैप्टर जो हैं ये बाकी से तकरीबन पूरे कंपनी लॉ का 70 to 80% वेटेज जो है वो रख रहे हैं। ये वो चैप्टर हैं जो सबसे हैवी चैप्टर हैं और जिनकी एक्सटेंसिव तैयारी करने की ज़रूरत है। बाकी चैप्टर जो हैं 11, 12 एंड 16, तो इनके अंदर से कुछ टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पे जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देखना है। और साथ में हम ये देखते हैं, हम तो खैर तरतीब से ही चलेंगे, सारे चैप्टर्स का देखेंगे, लेकिन ये 3 चैप्टर जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो हम चलते हैं पहले चैप्टर 11 के ऊपर। इसके ऊपर देखते हैं कि भैया जी पहले सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो एक बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो ये डेफिनेशन तक यहाँ पे आ सकती है। बाकी बेटा ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये क्वेश्चन से ज्यादा चीज जो है वो एमसीक्यूज की तरफ चली जाएगी। क्यों? ये अगर 2 नंबर की या 3 नंबर की चीज पूछता है तो उसके पास मार्जिन है कि वो 1 नंबर का एमसीक्यूज पूछ ले भाई, तो फिर वो 2-3 नंबर का क्वेश्चन उन पे क्यों वेस्ट करेगा। ठीक हो गया, तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया इसमें। और उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो लिमिटेड बाय गारंटी जो कंपनी है इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, जिसके ऊपर केस स्टडी भी वो बना सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नहीं 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 नहीं, मेंबर, मेंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। और उसके बाद अच्छा, अब जो सबसे मेन टॉपिक है वो है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब बेटा ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन आना 100% श्योर है कि भाई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को मस्ट टच करता है। 80% इसका चांसेस होते हैं कि भैया ये क्वेश्चन यहां से उठाएगा। अब बेटा इसके अंदर से क्वेश्चन भी काफी तरह के बन सकते हैं, मतलब इसको अगर सिंपल कहा जाए तो इसके अंदर से 4-5 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम इसके टॉपिक को देखें तो इसके अंदर है क्या बेटा, इसके अंदर एक तो भाई कंडीशंस दी गई हैं जो कि किसी भी कंपनी को एनपीओ बनाने के लिए जरूरी होती हैं। दूसरे नंबर पे प्रोसीजर दिया गया है, किस चीज का? लाइसेंस ग्रांट करने का प्रोसीजर। तो एक कंडीशन है, एक प्रोसीजर है, उसके बाद फिर उसके बेनिफिट मौजूद है। लेकिन ये बेनिफिट बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वजह यह कि ये जो 2 बेनिफिट कंपनी लॉ के अंदर मौजूद है ये एक्चुअली में बस ऐसे आप कह सकते हैं खाना पूरी है, लिहाजा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अब रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस के ऊपर 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहला, प्रोसेस क्या होगा, जो कमीशन है वो कैसे रिवोक कर सकता है। दूसरे नंबर पे किन वजूहात की बिना पर। अब ये जो रीजन फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस है ना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है और काफी लेंथी टॉपिक है। ठीक है, मतलब इसके तकरीबन 12-13 पॉइंट्स हैं। तो रीजन फॉर रेवोकेशन और इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन, तो ये एनपीओ का पूरा टॉपिक जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें से क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है वो कंडीशन क्या है जो एक एनपीओ बनाने के लिए जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले आपने कंडीशन उसको ये 5 वाली बतानी है। लेकिन अगर वो पूछता है कि भाई प्रोसीजर क्या है, तो आपने ये कंडीशन भी बतानी है, साथ में ये भी बताना है कि भैया जी कमीशन को फाइल करनी होगी और कमीशन जो है वो ग्रांट करेगा एंड वगैरह वगैरह। तो लिहाजा प्रोसेस एंड कंडीशन 2 डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस के भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन हो सकता है कि भैया जी प्रोसीजर बताएं कि रिवोक कैसे हो सकता है, तो आपने बताना है कि भाई रिवोक जो है वो किसी भी रीजन की वजह से रिवोक कर सकता है। उसके बाद रिवोक करने से पहले वो कंपनी को नोटिस वगैरह इशू करेगा और फिर कंपनी को अपॉर्चुनिटी देने के बाद जो है वो इसको कैंसिल कर सकता है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई रीजन क्या हो सकती है रेवोकेशन की, तो आपके पास ये सारी मौजूद होनी चाहिए। अब बेटा ये रीजन फॉर रेवोकेशन है ना, ये सारी आपसे स्ट्रेट भी पूछी जा सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक केस स्टडी बनाए और उसमें से 1-2 रीजन को टच करे और कहे कि बताएं क्या इस बेस के ऊपर क्या कमीशन जो है वो जस्टिफाई है कि वो इसको कैंसिल कर दे लाइसेंस को।
तो लिहाजा इस तरह का भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। और थर्ड नंबर पे बेटा इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस आ सकती है। अब इस एक टॉपिक के अंदर भी 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई सिंपल इफेक्ट बताया जाए, तो आपने सिंपल बताना होगा कि कंपनी जो है वो अपने एसेट्स वगैरह ट्रांसफर कर देगी, और उसके बाद आपने बताना होगा कि वो वॉलंटरी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर देगी। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कंपनी जो है वो अबव कंडीशन को, इन 4-5 कंडीशन को कंप्लाई नहीं करती, तो उसके बाद क्या उसके साथ हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो वो फिर आपने बताना होगा कि जनाब जी उसमें वो कोर्ट जो है वो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर देती है, और उसके बाद फिर वो जो सारा कुछ अंडरटेक करके वो रिपोर्ट देता है, और उसके बाद वो फिर आगे लिक्विडेशन में चला जाएगा। तो लिहाजा इस तरह से 2-3 तरह के हर पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दो टॉपिक जो है खासतौर पे इफेक्ट एंड रीजन फॉर रेवोकेशन, इसके पॉइंट वाइज जो है वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इसको पूरा याद करना है। बाकी प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी ठीक है। हाँ, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि बेटा ये नॉर्मली एंड के ऊपर मौजूद है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है उसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कंसाइजली बात करें, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन, रीजन फॉर रेवोकेशन, कंडीशन ऑफ लाइसेंस, और उसके बाद हम ऊपर चलते जाएं तो मेंबर्स की डेफिनेशन है, नहीं डेफिनेशन है, ये भी, ये सारी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी, ये सारी डेफिनेशन है। तो इसमें से 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, वो भी एनपीओ और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस। तो ये हमारा चैप्टर 12 हो गया। अब हम जरा चलते चैप्टर 11 हो गया, सॉरी, चैप्टर 12 पे चलते हैं, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब बेटा इसके अंदर अगर देखा जाए तो सारा कुछ इन 7 क्लासेस के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो 7 क्लासेस हैं इनके अराउंड जो है वो पूरा टॉपिक घूमता है। अब बेटा देखो, नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, ये 2 क्लास जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनकी जनरल प्रोविजन। अच्छा, अब ये बात भी ध्यान में रखनी है बेटा कि जनरल प्रोविजन और प्रोसीजर दो चीजें डिफरेंट है। क्वेश्चन में अगर वो जनरल प्रोविजन पूछता है तो हम क्या करते हैं, क्लास चेंज करने का प्रोसीजर बता देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि जनरल प्रोविजंस क्या होती हैं और उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो लिहाजा नेम क्लास की जनरल प्रोविजन सेपरेट है, नेम क्लास चेंज करने का प्रोसीजर सेपरेट है। इस तरह रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास की जनरल प्रोविजन सेपरेट है और प्रोसीजर सेपरेट है। तो अब जो बच्चे स्टूडेंट क्लासेस ले चुके हैं उनको तो आइडिया है, लेकिन बेटा जो स्टूडेंट क्लासेस नहीं ले रहे या जो नहीं ली, तो उनको पता होना चाहिए कि इनका जो प्रोसीजर है उसके अंदर तकरीबन 4 से 5 स्टेप्स कॉमन है। तो आपको वो स्टेप्स खुद हाईलाइट करने चाहिए कि वो कौन कौन से हैं, कि भैया जी पास स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइल विद रजिस्ट्रार, अमेंडेड मेमोरेंडम, प्रिपेयर अमेंडेड मेमोरेंडम, कॉल जनरल मीटिंग वगैरह वगैरह। तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो इसमें सेम है। अंडरटेकिंग क्लास बेटा इसका जस्ट एक इंट्रो है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइबिलिटी क्लास इसका भी इंट्रो है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास इंट्रो है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और सब्सक्रिप्शन क्लास इसमें भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो लिहाजा पूरे चैप्टर के अंदर बेटा ये 3 क्लॉजेस जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इन क्लासेस के अंदर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, अब बेटा ये शुरू में चीजें आ रही है ना, पहले ये सारी जनरल प्रोविजन है, मतलब वो बता रहा है कि भैया जी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर क्या होना है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। अब ये जो डेफिनेशन है ये एक न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं, नहीं लिमिटेड लायबिलिटी नहीं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास नहीं, अंडरटेकिंग क्लास नहीं, बोरिंग पावर, और उसके बाद प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर। अब अगर मैं बात करूं तो यहां तक जो जनरल प्रोविजंस है उनके अंदर जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन इसका पूछ सकता है। बाकी अगर बात करें तो बेटा नेम क्लास ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर से 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, बल्कि 4 तरह से, कि भाई प्रोहिबिटेड नेम बताएं, कौन कौन से नेम हैं जो जिनकी अप्रूवल चाहिए। अब यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है, एक केस स्टडी। स्टेट क्या है कि वो आपसे जस्ट पूछ लेगा कि भाई बताएं क्या रिक्वायरमेंट है। केस स्टडी क्या है कि वो आपसे केस स्टडी में पूछेगा और आपको एक नाम बताएगा, और फिर उसके बाद 2 पार्टीज या एक पार्टीज का उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, और फिर आपको बताएगा कि आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो लिहाजा केस स्टडी भी हो सकता है, स्ट्रेट क्वेश्चन भी हो सकता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे बेटा रिजर्वेशन, नेम रिजर्वेशन चेंज करने का, नाम चेंज करने का या रेक्टिफाई करने का तरीकाकार, ये अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि नेम चेंज में और रेक्टिफिकेशन में क्या फर्क है। चेंज बेटा होती है कि आप मतलब मर्जी से कुछ चेंज कर रहे हैं, कोई चीज गलत नहीं है लेकिन आप उसे चेंज कर रहे हैं, मतलब किसी और वजह से, गलती की वजह से नहीं। लेकिन रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि बेटा एक चीज गलत थी उसको चेंज करके आप ठीक कर रहे हैं।
तो लिहाजा ये दो तरीके होते हैं। तो लिहाजा चेंज एक सिंपल है, जबकि जो रेक्टिफिकेशन है वो दो तरह से हो सकती है, वॉलंटरी भी हो सकती है, कंपलसरी भी हो सकती है। मतलब आप खुद भी रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर आपको गलती लगती है, और आपसे रजिस्ट्रार चाहे तो वो भी आपसे रेक्टिफाई करा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का टॉपिक जो है इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ नेम इन केस ऑफ प्रायर अप्रूवल नहीं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम। अब पूरी जो नेम क्लॉज है ना यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम हो गया और पब्लिकेशन ऑफ नेम। तो लिहाजा अब तक हमने देखा कि भाई नेम क्लॉज के अंदर पूरी की पूरी नेम क्लॉज जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं मिस कर सकते। इस तरह रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चला जाए तो ये देखें बेटा, ये जनरल प्रोविजंस है, लेकिन चेंज करने का प्रोसीजर वो यहां पे ये प्रोसेस मौजूद है। तो आपने ये देखना है कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास जब चेंज होती है तो बेटा उसमें दो चेंजेस हो सकती हैं। देखो पहली बात, रजिस्टर एड्रेस चेंज जो होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो ये होता है कि भाई सिंपल एड्रेस चेंज हो, प्रोविंस चेंज ना हो। एक ये हो सकता है कि भाई प्रोविंस चेंज हो और साथ में एड्रेस तो ऑफ कोर्स चेंज होगा। तो लिहाजा आपने क्वेश्चन में डिफरेंस करना है कि क्वेश्चन के अंदर वो सिंपल एड्रेस चेंज का पूछ रहा है या प्रोविंस चेंज का पूछ रहा है। तो अगर तो प्रोविंस चेंज है तो भैया फिर सारा मेमोरेंडम वगैरह क्लॉज चेंज होगी, उसका प्रोसीजर, और एट द एंड फिर आपने एड्रेस चेंज करने वाला भी प्रोसीजर बताना होगा। लेकिन अगर सिंपल एड्रेस चेंज हो रहा है तो फिर आपने सिंपल एड्रेस चेंज करने का प्रोसेस बताना होगा, जो कि ये दो पॉइंट हैं जिसके अंदर 15 दिन के अंदर आपने इन्फॉर्म करना होता है जब आप ऑफिस चेंज कर लेते हैं। तो लिहाजा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के अंदर जो प्रोसेस है, चेंज ऑफ एड्रेस एंड चेंज ऑफ प्रोविंस, इन दोनों प्रोसेस को आपके एक तो डिफरेंट करना है और उसके बाद ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास का सिर्फ प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। तो तीन क्लासेस इंपॉर्टेंट है, नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ क्लास। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास का प्रोसीजर, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास का प्रोसीजर, जबकि जो नेम क्लास है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नहीं है इतना कुछ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जनरल प्रोविजन है, टेबल ए का कंटेंट रटा है भाई, ये पूछेगा तो आई कैप क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बाकी आर्टिकल प्रिंटेड साइनिंग वही एमओए वाली रिक्वायरमेंट है। प्रोविजन, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अब बेटा इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के अंदर ये जो 3 पॉइंट है ना, ये सप्लीमेंट के पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा इनके 3 पॉइंट को आपने गौर से पढ़ना है, हर वर्ड गौर से पढ़ना है, इसमें एक एक वर्ड गौर से पढ़ना है कि भाई कितने दिन के अंदर कंपनी ने पैसे लेने हैं, कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, और सर्टिफिकेट जो है वो किससे अटेस्टेड होना चाहिए। तो वर्ड जो है वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करना है। और इसी तरह ये वाली क्लास, तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम चैप्टर 12 की बात करें तो इसमें 3 क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में सिर्फ प्रोसीजर, रजिस्टर्ड ऑफिस में सिर्फ प्रोसीजर, नेम क्लास पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा जो क्या कहते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है, वो आपको पता है कि उसके जो इफेक्ट है यहाँ पे मौजूद है, ये 3 क्लासेस। तो ये हमारे चैप्टर 11 और 12 के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको मैं इसके क्वेश्चन दे देता हूँ, जो भी क्या कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन बैंक मौजूद है, इसको आपने मस्ट सॉल्व करना है बेटा, जिस तरह हो सके। आंसर भी मैं भेज दूंगा, देख के सॉल्व करना हो देख के सॉल्व कीजिएगा, ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं BMBS की तरफ। तो चैप्टर 11 पे चलते हैं बेटा सबसे पहले, और उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर अगर हम देखें बेटा, तो जो इनपुट डिवाइसेस है उसके अंदर ऑप्टिकल मार्क रीडर और बारकोड्स, जो बारकोड स्कैनर है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में अगर हम चलें तो नहीं नहीं, प्राइमरी स्टोरेज तीनों वैसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्राइमरी और ऑफलाइन स्टोरेज जो है वो इस अटेम्प्ट के लिए ज्यादा फेवरेट है, लेकिन स्टोरेज पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेशन, नेटवर्क का यूज टू, ठीक है, डेफिनेशन, सिस्टम आर्किटेक्ट, हाँ सिस्टम आर्किटेक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। इस तरह नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड डिजाइनिंग, तो इसके अंदर आपने ये पूरी की पूरी टेबल याद करनी है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और जो डिजाइन है, इसके तमाम टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अच्छा, लैन और वैन, ये खुद इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर ही ये क्वेश्चन पूछ लेता है, लैन, वैन और मेट्रोपॉलिटन। लैन और वैन का आपसे डिफरेंस पूछेगा, साथ में मेट्रोपॉलिटन भी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद मूव करते हैं, आगे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, दोनों कंट्रोल सिस्टम और उनका डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। और जब हम चलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, तो उसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्पेसिफिक आईटी सिस्टम में बेटा चलें तो जो हम बात करेंगे कि जो रियल टाइम ऑनलाइन और क्या कहते हैं रियल टाइम बैच प्रोसेसिंग है, बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग, इनका जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट एमआईएस क्या होता है और इसी तरह डीएसएस क्या होता है, ये दो सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके कंपोनेंट और उसके बाद इसी तरह उसके एसेंशियल्स और एडवांटेजेस, ये सारे जो हैं ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये तीन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर जाएं तो जो पर्सनल सिस्टम की डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो लास्ट वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें सिस्टम के अंदर से इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, पर्सनल सिस्टम, इसके बाद हम मूव करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम पूरे का पूरा, ये क्या कहते हैं डीएसएस जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम सिस्टम में बात करें तो ये दो ये इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम ऑनलाइन का इसका डिफरेंसेस, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसी तरह बात करें तो कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन लैन वैन एंड मेट्रोपॉलिटन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, सिस्टम आर्किटेक्चर, स्टोरेज में ऑफलाइन प्राइमरी स्टोरेज, बारकोड और ऑप्टिकल मार्क्स रीडर जो है, ये वाले टॉपिक जो है बेटा ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है चैप्टर 12 के अंदर। अब बेटा ये टॉपिक तो काफी सारे हैं, लेकिन करने की बात यह है कि ये चैप्टर 10 से 15 नंबर की वेटेज रखता है बेटा, बहुत बड़ी वेटेज है, ये छोटी नहीं है सिंपल एक चैप्टर की। तो लिहाजा ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी छोड़ना आपने कुछ नहीं है, कम से कम आपने पढ़ना जरूर है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 12 के 10 के ऊपर हम, और उसमें देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर 10 में जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे हम शुरू से आते हैं। चैप्टर 10 में बेटा स्टेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, अब ये जो है इसके डिफरेंस पूछ सकता है कि भैया जी क्या क्या डिफरेंशियिंग फैक्टर हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताने होंगे। और उसके बाद इस तरह स्किल्स ऑफ इफेक्टिव नेगोशिएटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा अच्छा, अब ये जो हाई रिस्क और लो रिस्क टेक्निक होती है ना बेटा, नॉर्मली ये पूरी पूरी टेक्निक नहीं पूछता, बल्कि इसमें से वो एक दो पॉइंट पूछता है जिसमें वो कह सकता है कि भाई डिफाइन करो कि द चिकन टर्म जो है उसको बताओ, डिस्क्राइब करो। और इसी तरह वो आपसे एक दो जो है वो हाई रिस्क पूछ सकता है, एक दो वो लो रिस्क पूछ सकता है। दोनों इकट्ठी ही पूछेगा तो एक लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ज्यादातर वो ये करता है कि इसमें से एक दो हेडिंग्स जो है वो आपसे पूछ लेता है। बाकी बेटा ये जो कंसिलेटर एंड आर्बिट्रेटर है, ये तीन टॉपिक जो हैं, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कंसिलेटर एंड कंसल्टेंट, ये चार लोग जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर में ये चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में फैक्टर्स वगैरह वही सिंपल हैं, कॉमन सेंस क्या पढ़ने होने चाहिए। हाँ, बेनिफिट क्या होती है कॉन्फ्लिक्ट के, ये इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस वगैरह, और साथ में स्टाइल्स। तो अगर वो केस स्टडी बनाता है या अगर वो आपसे टफ क्वेश्चन पूछना चाहता है, मतलब चैप्टर 10 में से अगर वो आप लोगों की वर्ड लगाना चाहता है, तो द स्टाइल जो है डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो स्टाइल्स हैं वो सबसे ज्यादा फेवरेट होंगे, क्योंकि ये तो एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, ट्रिकी टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है, और इसको याद करना भी आपके लिए जरूरी होना है। तो लिहाजा ये टॉपिक जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है। तो भैया स्टाइल्स इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों जो कंसिलेटर एंड आर्बिट्रेटर हैं ये इंपॉर्टेंट है। हाई रिस्क लो रिस्क में कोई एक हेडिंग पूछ सकता है, इफेक्ट स्किल ऑफ एन इफेक्टिव नेगोशिएटर इंपॉर्टेंट है, और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। तो ये टॉपिक जो है चैप्टर 10 में इंपॉर्टेंट है। तो इनके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बेटा, सॉल्व करना है जैसे तैसे मर्जी हो आपने सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह कल जो है वो मजीद इससे पीछे दो चैप्टर जो होंगे कंपनी लॉ के भी और बीएमबीएस के भी, उनको डिस्कस करेंगे, आपको बताया भी जाएगा। और साथ में कोशिश कीजिएगा कि आप अपने वो जो पेपर है क्वेश्चन है वो सॉल्व करके मुझे कुछ ना कुछ भेज दें, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं और आप इस टाइम किस पोजीशन पे खड़े हैं, और हम उसको हाईलाइट कर सकें। ठीक हो गया? ओके बेटा जी, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।
अपनी ज़ुबान में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।